मेरे से। अच्छा चलो, हेडिंग दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो ये बात करनी है कि द टोटल मोमेंटम the total momentum of an isolated system is conserved. The total momentum of an isolated system is conserved. Conserved मतलब remains constant. आप इसको conserved कहें या is always constant. दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं, कंजर्व कहो या ऑलवेज कांस्टेंट कहो। अच्छा, अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? यू नो दैट के इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो एक्सेलरेशन कॉज नहीं कर सकती, ना ही वो चेंज ऑफ मोमेंटम कॉज कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसपे बाहर से कोई फोर्स ना हो। अ सिस्टम which has no a system which has no external unbalanced force. So isolated system is a system which has no external unbalanced force. तो इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं, however however the objects however the objects the objects in an isolated system may exert forces on each other, but no force from outside. आइसोलेटेड सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्सें लगा सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं होगी। ठीक है जी मुजम्मिल? जी सर। मुजम्मिल, तुम्हारी फ्राइडे को तो एक और क्लास भी होती थी, तुम्हारा क्लैश होता था, तो ये अब जी खत्म सर हो होता गया? था। आज आज इसकी फिजिक्स की ले रहा हूँ तो दूसरी क्लास? सर। उसमें आता है वो, आज उसमें रिवीजन कराएंगे। अच्छा अच्छा, चलें। अच्छा चलो बच्चों, यहां तक हो गया कॉपी? यस मुजम्मिल हो सर। गया? अच्छा, अब हो गया चलें सर। आप नेक्स्ट पेज पे। तो इसाक भाई हो गया यहां तक? यस सर हो गया। अच्छा, अब लिखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखें कि यूज न्यूटन्स second law and Newton's third law
use Newton's second law of motion and Newton's third law of motion to show that the total momentum of an isolated system is always conserved. So use Newton's second law of motion and Newton's third law of motion to show that the total momentum of an isolated system is always conserved. अब इसके लिए हम यूं चलेंगे, हम कहेंगे जी two objects A and B collide in an isolated system, which means that A and B can exert forces on each other but no external force. अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है, ये दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स. अब अगर ये एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करेंगे, ये A की इनिशियल स्पीड ये B की इनिशियल स्पीड, यहां पे अब ये कोलाइड कर रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग. सो जब ये कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे. तो A पे जो फोर्स लग रही है B की वजह से, वो है जी FA, और जो B पे फोर्स लग रही है A की वजह से, वो है FB. अच्छा, उसके बाद कोलिजन खत्म, तो A और B जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे. B फर्ज करें इधर चला गया विद द स्पीड VB, और A इधर चला गया विद द स्पीड VA. ये है जी कहानी. अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि A और B पे फोर्सेस कब तक एक्ट करेंगी. तो लिखो फोर्सेस FA and FB, which are the only forces. मुजम्मिल, why are they only forces? इस क्वेश्चन में कहां पे ये हिंट गिवन है कि these are the only forces? सर वो आइसोलेटेड सिस्टम में है. हाँ, forces FA and FB will act as long A and B are in contact. Forces FA and FB will act as long A and B are in contact. तो अब चेंज ऑफ मोमेंटम जो है दोनों का, चेंज ऑफ मोमेंटम of A is delta PA, and बच्चों ये वाला पेज अगर आपने कॉपी कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है. अगर आपने कॉपी नहीं किया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. बच्चों अगर आपने ये वाला पेज कॉपी कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है. अगर आपने कॉपी नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं. एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B and change of momentum of B
is delta PB. तो A का चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल्टा PA और B का चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल्टा PB. अब हमने अप्लाई करना है न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ. देखें, हमने प्रूव क्या करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ यूज करके. एग्जामिनर कह रहा है यूज न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन third law to show that the momentum, the total momentum of an isolated system is conserved. हमने कहा चलें जी, there are two objects A and B which make an isolated system. They can exert forces on each other but no force from outside. So they come, collide, and then they go in the opposite directions. Now during the collision they remain in contact for some time, and during that time the forces are acting. Force on A is Fa, force on B is FB. A का चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा PA, B का चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा PB. अब यहां से हमारा टिपिकल आंसर स्टार्ट होगा. अब बात यह है कि अगर हम यूज करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम यूज करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये लॉ ये कहता है कि जो ए पे फोर्स होगी वो ए के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी. हाँ भाई मुजम्मिल, यही कहता है ना ये लॉ कि ए का जो फोर्स है वो ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा और जो बी पे फोर्स है वो होगा बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो जो ए पे फोर्स है वो ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो बी पे फोर्स है वो बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये हो गया जी न्यूटन सेकेंड लॉ. अब हम अप्लाई करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ. लिखो यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब अगर हम यूज करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो वो कैसे वर्क करेगा, तो हेडिंग दे दो यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, अपोजिट, इन लाइन, साइमल्टेनियस, सेम टाइप ऑफ फोर्सेस, ऑल ऑफ दैट. तो वो ये कहता है कि जो एक्शन होगा वो रिएक्शन के इक्वल होगा बट विद आर नेगेटिव साइन. ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शंस को. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट. सो यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर. ये आपके पास पेपर में ना ये वाला क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं ये 3 बार रिपीट हो चुका है. न्यूमेरिकल तो बच्चे कर लेते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन में ट्रैप हो जाते हैं. तो एक्शन जो है वो अगर FA है तो रिएक्शन होगा फिर FB. और अगर हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं जो ऊपर हमने लिखा हुआ है तो हम FA की जगह लिख सकते हैं डेल्टा PA over delta TA. So change of momentum of A and time for change for A. नेगेटिव FB के लिए क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B, डेल्टा PB ओवर डेल्टा T जो B के लिए लगा. अब न्यूटन थर्ड लॉ ये भी कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियस. एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियस. तो मुजम्मिल साइमल्टेनियस का क्या मतलब है कि टाइम क्या होगा सर? सेम टाइम पर. तो डेल्टा T जो A का होगा वही डेल्टा T B का होगा और वही होगा डेल्टा T. यानी कि जो A का टाइम है और जो B का टाइम है ये आपस में इक्वल होगा. तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे ये बन जाएगा डेल्टा PA ओवर डेल्टा T नेगेटिव ऑफ डेल्टा PB ओवर डेल्टा T.
डेल्टा टी दोनों साइड्स पे है तो कट जाएगा, सेम है ना। तो इससे जो हमने चीज प्रूव की वो ये है कि ए का चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अगर पॉजिटिव है तो बी का चेंज ऑफ मोमेंटम नेगेटिव होगा, और अगर बी का नेगेटिव है तो ए का पॉजिटिव होगा। इन सिंपल वर्ड्स, ए और बी का चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होगा, साइन अपोजिट होगा। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, अगर ए का मोमेंटम बढ़ेगा तो बी का मोमेंटम कम होगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है, कामरान देखो, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर ए का मोमेंटम बढ़ेगा तो बी का क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ए का मोमेंटम इंक्रीज होगा बाई 10 तो बी का मोमेंटम डिक्रीज होगा बाई 10। कामरान आती है समझ बात? जी सर। तो जितना ए का मोमेंटम बढ़ेगा उतना बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमने चीज प्रूव करनी है वो ये है कि टोटल मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो अब अगले पेज पे हम लिखेंगे। बच्चों अगर ये वाला पेज कॉपी हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कॉपी नहीं हुआ तो इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब जो अगली बात है वो ये है कि अगर हम लिखते हैं टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी टोटल, तो वो होगा ए का चेंज प्लस बी का चेंज। तो अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा पी टोटल इज इक्वल टू ए का चेंज है जी, ए का ही बल्कि यूं करो ना, इफ यू सी ए का चेंज किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ बी का चेंज। ये तो ए की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसको तो एज इट इज लिखते हैं। लेकिन हमने पिछले पेज पे ये प्रूव किया है कि डेल्टा पी ए जो है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी बी के। ये हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब अगर यहां पे हम ये सब्सटीट्यूट कर दें नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी बी, क्यों, ये डेल्टा पी ए की वैल्यू थी, क्योंकि डेल्टा पी ए नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी बी के इक्वल था। ये हमने लास्ट पेज पे प्रूव किया है। तो उस तरह अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा डेल्टा पी टोटल। अब सर सब्स्टिट्यूशन करने का मकसद क्या है वैसे? आपको खुद समझ आ जाएगी। अभी देखो, नेगेटिव डेल्टा पी बी प्लस डेल्टा पी बी, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम आंसर को जीरो प्रूव कर सकें। ये इसका मकसद है। सब्स्टिट्यूशन करने का पर्पज ये है कि हम डेल्टा पी बी को डेल्टा पी बी से काट सकें और ये शो करें कि टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, जीरो। यही प्रूव करना था ना। अब बताओ, प्रूव ये करना था कि ओवरऑल चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होगा। तो हम अब ये बात लिख सकते हैं कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल या ओवरऑल चेंज जीरो होगा। मुजम्मिल, हो गई ये बात प्रूव? जी सर। तो ये हमारी हो गई इस प्रूफ की डेरिवेशन। हमने क्या किया, एग्जामिनर ने कहा कि यू हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम, प्रूव दैट द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी जीरो या द मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। देखिए, अगर वो कहे कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, या वो ये कहे कि टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी जीरो, इन एनी केस बात उधर ही आ जाती है। तो यूज न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन to show that the total momentum of an isolated system is always conserved. तो हम इसमें यूं चलेंगे, two objects A and B collide in an isolated system, forces FA and FB will act, ठीक है, as long A and B are in contact. फोर्सेस सिर्फ तब तक लगेंगी जब वो इन कॉन्टैक्ट हैं। ए का चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी ए, बी का चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बी। न्यूटन सेकेंड लॉ, force on A is rate of change of momentum of A, force on B is rate of change of momentum of B. उसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं बट विद अ नेगेटिव साइन। तो फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके आखिर में ये प्रूव किया कि ए का चेंज ऑफ मोमेंटम और बी का चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। टोटल चेंज क्या होगा, अगर हम ए के चेंज और बी के चेंज को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल चेंज। और ए की जगह हम पुट कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी बी, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इससे जो हमारा कंक्लूजन बना वो क्या है बेटा, इससे हमारा कंक्लूजन ये बना कि अब लिखें कि इन एन द मोमेंटम ऑफ the momentums
of individual objects in an isolated system may change. The momentums of individual objects in an isolated system may change. However, the total momentum को हम डिफाइन क्या करेंगे? सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स. However, the total momentum, that is sum of individual momentums of all the objects. सर जितने भी बॉक्सेस मौजूद हों सर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर उसका हमेशा टोटल मोमेंटम जीरो ही होएगा. जबरदस्त, बिल्कुल. तो द टोटल मोमेंटम क्या हुआ बेटा? उसका जो ओवरऑल मोमेंटम है वो जीरो नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा. चेंज जीरो होगा. जितने भी बॉक्सेस हैं उनका चेंज मोमेंटम चेंज नहीं होगा. मोमेंटम की वैल्यू जो भी है वो वैल्यू मेंटेन होगी. ये नहीं कि मोमेंटम जीरो होगा, मोमेंटम का चेंज जीरो होगा, चेंज नहीं होगा. तो फर्ज करें अगर हम सब के चेंजेस को ऐड करते हैं तो ओवरऑल चेंज का आंसर हमेशा जीरो आया करेगा. फर्ज करो अगर हम सबके जो चेंज ऑफ मोमेंटम्स हैं उनको ऐड करते हैं तो जो हमें ओवरऑल आंसर मिलेगा चेंज का वो जीरो होगा. यानी कि मोमेंटम का जो आंसर होगा वो जो एक बार आएगा वही रहेगा. किसी भी टाइम पे हम टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, जो एक बार आंसर आया था हमेशा वही आंसर मिलेगा. एक बात. दूसरी बात, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा और जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा. तो टोटल चेंज जीरो होगा और टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा. ये बात है. अच्छा, the momentums of individual objects in an isolated system may change. However, the total momentum of an isolated system, that is sum of momentums of all the objects, it will remain constant. It will not change. However, the total momentum will remain constant. तो इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकते हैं लेकिन टोटल मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता. दिस इज द होल स्टोरी. अब हम इसकी करते हैं कुछ एग्जांपल्स. बच्चों यहां तक कर लिया कॉपी? मुजम्मिल को हो हो गया. गया यहां तक? हो गया. ठीक है, अब हम इसके आगे चलने लगे. अब इसकी करते हैं कुछ एग्जांपल्स. तो बच्चों अगर ये वाला पेज कॉपी हो गया तो बड़ी अच्छी बात है. अगर कॉपी नहीं हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब नेक्स्ट पेज पे हम इसकी करते हैं एक एग्जांपल. फर्ज करें जी हमारे पास दो बॉल्स हैं और वो आइसोलेटेड सिस्टम में कोलाइड करते हैं. तो एक एग्जांपल आप लिखें. आपके पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं, ये सबसे कॉमन सवाल है. एग्जांपल ये है कि एक बॉल ए है एक बॉल ए है जिसका जो मैस है वो है जी 100 ग्राम और वो राइट पे मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक और बॉल बी है जिसका मैस है 200 ग्राम. इनके साइजेस को मैस से रिलेट नहीं करना बिकॉज दे मे हैव डिफरेंट डेंसिटी. बच्चों इनके साइजेस और मैस को आपने रिलेट नहीं करना क्योंकि इनकी डेंसिटी भी तो डिफरेंट हो सकती है ना. तो मैस ऑफ बी है 200 ग्राम और बी वाला जो है वो लेफ्ट पे मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. अब बॉल करते हैं कोलाइड. बॉल ए और बॉल बी जो हैं दे आर कोलाइडिंग. दे कोलाइड और ये जो पहले दिखाया हुआ है ये है जी, इसको हम कह सकते हैं दिस इज बिफोर कोलिजन. दिस इज बिफोर कोलिजन.
अब ये कोलाइड कर गए। कोलिजन के बाद जो ए वाला बॉल है वो मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पे, और उसकी स्पीड है फर्ज करो 8 मीटर पर सेकेंड। बी वाला जो बॉल है उसका कुछ नहीं बताया हुआ। ठीक है जी, ये है सारी स्टोरी। और यहां पे हम लिखेंगे ये जो दिखाया हुआ है ये है जी आफ्टर कोलिजन। ये दोनों बॉल दिखाए हुए हैं फिर आफ्टर कोलिजन। आप क्वेश्चन को लिखें ए पार्ट, फाइंड द टोटल इनिशियल मोमेंटम। फाइंड द टोटल इनिशियल मोमेंटम। आपसे पूछा हुआ है, आप बताएं इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना होगा। एंड वन थिंग आपने यूज करने एसआई यूनिट्स तो जो भी आपने आंसर फाइंड करना है वो किस में होगा, एसआई यूनिट्स में होगा। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, और इनके जो मोमेंटम्स हैं कम से कम इन लाइन है, डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो लीनियर मोशन के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं होती, उसमें हम सीधा सीधा करते हैं, हम लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू ए का मास इंटू ए की इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी का मास इंटू बी की इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम ए का इनिशियल मोमेंटम और बी का इनिशियल मोमेंटम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल मोमेंटम। तो P टोटल विल बी इक्वल टू ए का मास हो जाएगा 100/1000, मुजम्मिल y/1000। सर वो केजी में होगा। क्योंकि हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब ए वाले की जो स्पीड है मैं उसको पुट करूंगा +100। अच्छा, बी वाले का मैं मैस पुट करूंगा 200/1000, और उसकी वेलोसिटी में पुट करूंगा -20। मुजम्मिल y -20 ऑपोजिट डायरेक्शन में है सर। क्योंकि लेफ्ट पे है, बिकॉज टूवर्ड्स। तो हमारा जो कन्वेंशन चल रहा है वो ये है कि हम राइट को ले रहे हैं। जी बेटा, सर ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। हाँ बेटा वो 10 है। ए की वेलोसिटी है 10 और बी की वेलोसिटी हो जाएगी +10 और -20। तो बेटा हम ये ले रहे हैं कि राइट साइड जो है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव है। हम उल्टा भी ले सकते हैं लेकिन ये कॉमन कन्वेंशन है। तो अब ये जो हमारे पास बनेगा ये होगा 100/1000 हो जाएगा 0.1, और +10 +10 प्लस 0.2 इंटू -20। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 -2 -1 आ रहा है आंसर मुजम्मिल। ये जी आंसर सही आ है। रहा है -1 आ रहा है, -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो ये इनिशियल मोमेंटम का सम आ रहा है हमारे पास। तो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बच्चों अगर आपने ये वाला पेज कॉपी कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुजम्मिल हो गया कॉपी? जी सर हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आप लिखें बी पार्ट। इस क्वेश्चन का बी पार्ट लिखें, यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम assuming that the system was isolated, use conservation of momentum, use conservation of momentum, use conservation of momentum or linear momentum to show that। अच्छा, मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं।
तो आपने वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। मोमेंटम लिखा हो, लीनियर मोमेंटम लिखा हो, एक ही बात है। तो यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टू शो दैट, बल्कि टू शो दैट नहीं, टू फाइंड, use conservation of linear momentum to find the final speed and direction of B. Use conservation of linear momentum to find the final speed and direction of B. ये है जी क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे करेंगे? सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। और बच्चों संडे वाले दिन 12 to 2 हमारी क्लास भी है, और मैंने टेस्ट को शिफ्ट कर दिया संडे वाले दिन पे, ताकि आपको तैयारी का थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाए। तो वो आई थिंक मैंने क्लासरूम पे अपडेट कर दिया है, ताकि आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकें। और टेस्ट मैं सुबह पोस्ट कर दूंगा, और आपने 12 से पहले पहले वो टेस्ट मुझे सबमिट कराना है। और मैं ये बात गारंटी कर रहा हूँ, जो बच्चा छापा मारेगा मुझे पता चल जाएगा, और उसके फिर मार्क्स कटेंगे। अच्छा, अब जो है आपने बी का फाइनल स्पीड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। आपको जो भी आता है करना आपने खुद है, छापा नहीं लगाना। अच्छा, यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू फाइंड द फाइनल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ बी। तो आपने फाइनल स्पीड और डायरेक्शन जो है बी की करनी है फाइंड, और क्या यूज करना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लिखो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ इनिशियल momentums is equal to sum of final momentums. Sum of initial momentums is equal to sum of final momentums, which will be MA into UA plus MB into UB will be equal to MA into VA plus MB into VB. So initial momentum क्या होगा? Masses into initial velocities. Final momentum क्या होगा? Masses into final velocities. मुज़म्मिल आती है बात समझ? जी सर समझ आया। तो देखो, अगर सिस्टम, लेकिन हम इज्यूम कर रहे हैं कि इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, तो जितना होगा ए का इनिशियल मोमेंटम और बी का इनिशियल मोमेंटम, उतना ए और बी का फाइनल मोमेंटम होगा। अब अगर हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 100 ग्राम, अब यहां पे मैं यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहा, आप लोग बताएंगे क्यों, इंटू +10 प्लस 200 ग्राम इंटू -20 is 100 gram into -8। मुजम्मिल मैंने 8 को नेगेटिव क्यों पुट किया है? सर क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर है कन्वेंशन। हाँ जी, 200 ग्राम और VB है हमने फाइंड करना, 200 ग्राम इंटू VB। मुजम्मिल मैंने इस इक्वेशन में ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया, बताओ क्यों? सर पता नहीं। क्योंकि दोनों साइड्स पे तो कट जाएगा बेटा। जब कोई सही बात है। क्वांटिटी दोनों देखो, दो सिचुएशंस हैं जिसमें हम यूनिट कन्वर्ट नहीं करते। एक, जब हम सेम चीजों को इक्वेट करते हैं, दूसरा जब फ्रैक्शन होता है। क्योंकि अगर आप सेम चीजों को इक्वेट करते हैं, आप कहते हैं जी x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब ऐसी सिचुएशन में आपको x का यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सेम यूनिट हो। फर्ज करें आप यूज करते हैं मिलीमीटर दोनों साइड्स पे, आप यूज करते हैं दोनों साइड्स पे किलोमीटर, आप एक साइड पे मीटर यूज करते हैं, एक साइड पे सेंटीमीटर। तो ये वाला ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा, ये वाला ठीक नहीं होगा। तो जब आप दो चीजों को इक्वेट करते हैं तो उनका यूनिट सेम होना कंपलसरी है, ऐसा ही होना कंपलसरी नहीं है। मुजम्मिल बात समझ आ गई? जी सर समझ आ गई। जब हम इक्वेट करते हैं यूनिट कट जाते हैं। तो अगर ग्राम यूज किया हुआ है हर जगह पे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आखिर में कट जा रहा है।
तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मुजम्मिल इसको सॉल्व करके वी बी का आंसर बताओ क्या बना। ये हो गया 1000 माइनस 4000, ये बन गया माइनस 3000 इस साइड पे, और उधर से आ जाएगा फिर माइनस 800 और प्लस 200 टाइम्स वी बी। तो इससे आ जाएगा वी बी माइनस 3000 प्लस 800 2200, 2200 ओवर 200, वी बी 11 आ रहा है भाई, ऐसे ही आ रहा है, देखो जरा मुजम्मिल। जी माइनस सर यही है यही। हाँ माइनस 11 आ रहा है, सही है। वी बी जो है ये आ रहा है माइनस 11 मीटर पर सेकेंड। मुजम्मिल यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं भाईजान? सर के लेफ्ट साइड नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये जो है इसका मोशन लेफ्ट साइड पे और स्पीड है 11 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आगे बच्चों इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे संडे वाली क्लास में, और संडे वाली क्लास कंपलसरी आप सब ने लेनी है संडे को 12 to 2। तो आज वाली क्लास की मैंने कर ली रिकॉर्डिंग, लेकिन यार रिकॉर्डिंग अपडेट करने में, अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये बहुत बड़ा मसला है। आई थिंक मैं फिर जल्दी कोशिश किया करूँगा, जल्दी अपलोड कर दूँ, इसको प्रायोरिटी पे रख लूँ तो बेहतर होगा। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाँ अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़ सर। हफ्जा बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? हफ्सा बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, हमारी आखिरी क्लास आई थिंक वेडनेसडे को हुई थी ना, जी और वेडनेसडे को हमारी क्लास 12:40 पे थी, 11:50 पे, है ना? नहीं, वेडनेसडे को 12:40 पे थी। पक्की बात है? जी अच्छा, तो हमने आखिरी चीज क्या पढ़ी थी? सर हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑन विच रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। हाँ यानी ठीक है, दूसरे याद आ गया, जो याद आ गया, याद पाथ। आ गया। वो ड्राइंग बनाई थी जिसमें हमने जी पाथ दिखाया था कि इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उससे आगे वो है जो चार्ज पार्टिकल का रिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ, अच्छा अब फ्राइडे को मैं एक क्लास करके उसकी रिकॉर्डिंग किया करूंगा, और रिकॉर्डिंग जो है वो फिर मैं दूसरी क्लास में अपलोड कर दिया करूंगा। एक सेकंड, अब मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी